सभी को नमस्कार। मैं रमेश राव पायलट आप सबका एक नए यूट्यूब चैनल अहिर शौर्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाली जाति भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव अहिर का इस देश की आज़ादी से पहले इस देश की रक्षा में, स्वतंत्रता संग्राम में जहां अहम भूमिका रही है, वहीं आज़ादी के बाद इस देश के ऊपर थोपे गए हर युद्ध में और शांति काल में लड़ी गई हर लड़ाई, हर ऑपरेशन में अहिर कौम का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अहिरों का रण कौशल, बहादुरी, वीरता एवं शहादतों का स्वर्णिम सैन्य इतिहास रहा है। एक विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 4 मिलिट्री क्रॉस, 1 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 4 महावीर चक्र, 31 वीर चक्र, अनेकों शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल समेत अनेकों तमगों से सुसज्जित गौरवशाली सैनिक परंपरा देने वाले वीर अहिरों ने दुनिया भर में अपना रण कौशल का लोहा मनवाया है। भारत की स्वाधीनता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हेतु अपनी जान को हथेली पर रखकर यहाँ के रणबांकुरे वीर अहिर हजारों वर्ष से ऐसे चाव से लड़ते रहे हैं जैसे कि गांव की गलियों में फाग खेल रहे हों। वस्तुतः अहिर आभीर तो इतिहास कहता है पैदाइशी ही सैनिक है। प्राचीन काल से अहिरों का शस्त्रों व सेना से अटूट नाता रहा है। अहिर शब्द संस्कृत के आभीर शब्द का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसका अर्थ है ए प्लस भीर, मतलब निर्भीक। हम अपने हर एपिसोड में वीर अहिर योद्धाओं द्वारा दिखाए गए अलग अलग शौर्य की कहानियों को आपके पास लेकर आएंगे। आज 18 नवंबर का दिन है और आज का दिन जहां भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वही यह 120 वीर अहिरों द्वारा दिखाई गई बेजोड़ बहादुरी, वीरता, बलिदान एवं शौर्य का गवाह है। 15 अगस्त 1947 को सदियों की गुलामी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अथक संघर्ष व महान बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलते ही जहां 1948 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर कश्मीर में पाकिस्तान सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया, जिसे भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी व हिम्मत से कुचल दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान जहां 4 कुमाऊं के 70 वीर अहिरों ने 700 पाकिस्तानी फौजी व कबायलियों को मारकर श्रीनगर एयरपोर्ट की रक्षा की थी और उन अहिर योद्धाओं के बहादुरी, बलिदान एवं शौर्य के फलस्वरूप उनके कमांडिंग अफसर मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी वीरता के लिए भारत का पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज़ाद भारत में हमें अपनी व्यवस्था को ठीक करने की फुर्सत ही नहीं मिली थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। वह सही मायनों में यह आज़ाद भारत पर पहला विदेशी आक्रमण था, जिसका मुकाबला करने के लिए ना भारत सरकार के पास कोई योजना थी और ना ही उस स्तर की कोई तैयारी। नामकाचू में हमारी हार, तवांग का भारी नुकसान और इससे भी बढ़कर 4 डिवीज़न का सीला और बोमदिला पर चुनी आक्रमण को अपने बिखराव के कारण न झेल पाने से भारतीय सेना में एक प्रकार से हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थिति में समुद्र तट से 18,000 फीट की दुर्गम बर्फीली चोटियों पर स्थित रेजांगला चुशुल पोस्ट पर 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के 120 वीर अहिर रणबांकुरों द्वारा अपने पराक्रम, बहादुरी, शौर्य और महान बलिदान द्वारा अपने गर्म खून से लिखी वीर गाथा इतिहास एवं लोक व्याख्यानों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने पूर्व नेफा और पश्चिम लद्दाख में भारत पर एक साथ ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने सपने में नहीं सोचा था कि कुछ दिन पूर्व हुई शांति समझौते पर श्रद्धापूर्वक हस्ताक्षर करने वाला चीन ऐसा भी कर सकता है। उधर रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, जिनके सैन्य ज्ञान के बारे में जनरल थोराट लिखते हैं कि उतना ही था जितना कि उनके रसोइये को आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में था, अपने सैन्य अधिकारियों की बात को न मानकर सेना को ऐसे खतरों से निपटने के योग्य ही नहीं होने दिया था। परिणाम हुआ शर्मनाक हार, लेकिन सब जगह नहीं। जबकि पूर्व में सेला और बोमिडाला
जैसे अजय दुर्ग ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे और तमगों से लैस एक अनुभवी मेजर जनरल अपने प्रसिद्ध डिवीज़न फेमस फॉर डिवीज़न को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे हाँक रहा था, तब पश्चिमी लद्दाख में 16,420 फुट ऊंची एक ऐसी अलग थलग घाटी को जहाँ न तोप खाने की सहायता आ सकती थी, न कोई कमूक आने की संभावना थी, एक साधारण मेजर अपने 123 जवान के साथ आधुनिक हथियारों से सुसज्जित चीनी सेना की एक ब्रिगेड को कुछ खास कर गुजरने के इरादे से रोके खड़े थे। जानते हैं वह घाटी कौन सी थी? वह मेजर और 123 वीर जाबान जवान कौन थे और उनके खास कर गुजरने के इरादे क्या थे? वह घाटी थी रेजांगला। वह मेजर था शैतान सिंह और उसके 123 जाबान जवान 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के अहिरवाल के हरियाणा के क्षेत्र तथा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों के वीर अहिर रणबांकुरे थे। आज उनके इरादे बकौल शायर जान देने के थे। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रेजांगला लद्दाख में चुशूल की 25 मील लंबी और 4 मील चौड़ी रेतीली वादी में स्थित है। चुशूल छोटा सा गांव है, परंतु वहाँ हवाई पट्टी के होने से और लेह से तिब्बत पर जाने वाले दूसरे मुख्य रास्ते पर स्थित होने के कारण उसका सामरिक महत्व बहुत है। रेजांगला इस वादी का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है। इसके अलावा रेजांगला का ऐतिहासिक महत्व भी है। चुशूल के इस महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के गिरने के गंभीर परिणाम निकल सकते थे, पर 13 कुमाऊं की सी कंपनी के आत्म बलिदानी वीर अहिर जवानों के होते ऐसे कैसे हो सकता था? चुशूल में स्थित 114 ब्रिगेड के कमांडर ने 20 अक्टूबर 1962 को इस मेड रेजांगला को 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को सौंप दिया, भारी अभाव और बाधाओं के साथ। उस समय सी कंपनी के पास न कमांडर था। मेजर शैतान सिंह कई रोज बाद पदोन्नति पाकर आए थे और ना ही सीनियर जेसीओ। कंपनी सूबेदार मेजर बीमारी की वजह से अस्पताल में था। 3 प्लाटूनों की कमान 3 कनिष्ठ जेसीओ जमादारों के पास थी। रेजांगला में उस वक्त भारी बर्फ पड़ रही थी। हवा में मात्र 12% ऑक्सीजन थी। तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। सैनिकों के पास न पर्याप्त बर्फ में पहनने वाले मजबूत कपड़े थे, न पर्याप्त राशन। पहले सप्ताह 20 से 27 अक्टूबर प्रत्येक व्यक्ति ने कुल 500 ग्राम भुने हुए चने खाकर अपनी भूख बुझाई। 27 को दिवाली थी। एक डिब्बे में 15 लड्डू और 15 इमरतियाँ बेच से आई। 10-10 के हिस्से में एक एक लड्डू व इमरती आई। दोनों ही चीज़ मौसम के जादू से पत्थरनुमा हो गई थी। हथौड़ों से तोड़कर मज़ेदार मिठाई खाई गई। बाद में स्थिति कुछ बेहतर हुई, पर इतनी भी नहीं कि पर्याप्त कह सके। हथियारों के नाम पर उनके पास दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम 303 राइफल, कुछ 3 इंच मोटर गने, LMG और ग्रेनेडें थी। और तोपखाना कवर वह तो कहीं था ही नहीं, बस ईश्वर की ढाल थी। मोर्चे भी कंपनी मुख्यालय को छोड़कर बेछत बेतरतीब के बंकरों में थे। एक दूसरे प्लाटून को जोड़ने की कोई टनल थी ही नहीं। उधर चीनियों के पास आधुनिकतम हथियार थे। 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफलें, MMG, मीडियम और हैवी मोटरें और रिकाइलेस गने। ऊपर से उन पर तोपखाने का कवर भी था। कुल मिलाकर बात यह थी कि हमारे सैनिकों के पास हर उस चीज़ का अभाव था जो कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होती है, छोड़कर 2 चीज़ों को, अपने प्राण और अदम्य साहस। बस इन दोनों के बल पर ही वे शत्रु से खूनी कबड्डी खेलने लगे, ऐसे मस्ती से जैसे कि फागण के महीने में अपने गांव में खेलते थे। 18 नवंबर 1962 को कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हवाएं पैनी छुरी से भी पैनी थी। रात के कोई 2:45 बजे थे। शत्रु के टुकड़ी स्थिति को भांपने के लिए आगे बढ़ी। उनसे थोड़ी दूर उनके बेशुमार साथी तैयार खड़े थे, इशारा पाते ही कंपनी पर आक्रमण करने के लिए। इधर चौकसी पर तैनात नायक हुक्मचंद यादव ने सबको आगाह कर दिया। जमादार हरिराम यादव ने अपनी प्लाटून की एक टुकड़ी को
नायक हुक्मचंद यादव के साथ आगे बढ़कर शत्रु को रोकने के आदेश दिए। 10 मिनट तक भीषण लड़ाई हुई। शत्रु ने सोचा था सर्दी और ऑक्सीजन की कमी के कारण सैनिक अचेत होंगे, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। वह 10 मिनट की एक छोटी सी झड़प से घबराकर पीछे मुड़ गया, फिर पूरी तैयारी के साथ आर पार की लड़ाई के लिए। मेजर शैतान सिंह ने स्थिति को भांपते हुए तीनों सेक्शन कमांडरों जमादार हरिराम यादव, जमादार सूरजभान यादव सूरजा और जमादार रामचंद्र यादव से कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। तीनों कमांडरों का एक सा जवाब था, हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक शत्रु का वह मुकाबला करेंगे कि दुनिया देखेगी। 4:30 बजे के करीब शत्रु पूरी तैयारी के साथ आया। अब की बार उसने 7 और 8 प्लाटून पर एक साथ भारी आक्रमण किया। हमारे सैनिक इसी क्षण के इंतजार में थे। बोलो दादा किशन की जय के साथ हिमालय को गुंजाते हुए वे मोर्चे पर डट गए। उनकी बंदूकें, LMG, मोटर गनें और ग्रेनेड आग उगलने लगे। शत्रु आक्रमण करने के लिए नीचे नालों से ऊपर आ रहा था। शायद उसने सोचा था कि जैसा कि उनकी टीडी दल को देखकर पूरी मोर्चे पर लोग भाग खड़े हुए थे, रेजांगला वाले भी ऐसे ही भाग खड़े होंगे। चार्ली कंपनी के बहादुर अहीर सिपाहियों के दिल फौलाद के बने थे। वह परिणाम की परवाह किए बिना गोलियां बरसाते रहे और शत्रु नीचे की तरफ मार खाता रहा। थोड़ी ही समय में सैकड़ों लाशों से नाला भर गया। जो बाकी बचे वो भाग गए। शत्रु के पास आदमियों की कमी तो थी ही नहीं, अतः इतनी मार खाकर भी 5:15 बजे के करीब कुछ दिशा बदलकर वह फिर आ गया। इस बार वह भारी हथियार लाया था। जमकर युद्ध हुआ। प्लाटून पर MMG खैर ढा रही थी। जमादार सूरजा ने पूछा, इसे चुप कौन कराएगा? वीर योद्धा सिंहराम और गुलाब सिंह आगे बढ़े और चल पड़े मिशन असंभव पर। दोनों बहादुर उस नाले के रास्ते से नीचे उतरे और जिससे पहले चीनी आए थे। चीनियों के शवों से बचते बचते वे मेड के किनारे से एक चट्टान पर पहुँचे जो कि लगभग 500 गज नीचे थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि MMG उनसे 70 गज की दूरी पर है। MMG के नीचे गहराई में लगभग एक चीनी प्लाटून मौजूद थी। अब शत्रु को चकमा देकर उन्हें अगली कार्रवाई करनी थी। 15 मिनट के बाद उनकी प्लाटून के सैनिकों ने रेजिमेंट का युद्ध घोष सुना और दोनों वीर साथियों को MMG की तरफ धावा बोलते देखा। चीनी भौंचक के रह गए और उन्हें कोई कार्रवाई करने में कुछ समय लगा। इसका लाभ उठाते हुए दोनों वीर योद्धा अपने शत्रु पर फायर करते हुए MMG से 30 गज के फासले पर पहुंच गए। दादा किशन की जय के उद्घोष के साथ वे आगे बढ़े। MMG से गोलियां चली और उनमें से एक नीचे गिर गया। वह योद्धा गुलाब सिंह था। दूसरे योद्धा सिंहराम गोलियां बरसाता हुआ MMG पर टूट पड़ा। MMG ने आग उगली। अन्य सैनिकों ने फायर किए। वीर शिरोमणि छाती पर MMG के सीधे भ्रष्ट और बेशुमार गोलियां खाकर वीर गति को प्राप्त हो गया। चीनी अपने शत्रु का अमूमन आदर नहीं करते, लेकिन असाधारण योद्धा की ऐसी असाधारण वीरता से रोमांचित होकर उन्होंने उसके शव को सैल्यूट किया और कंबल उड़ाकर सिरहाने संगीन गाड़ कर चले गए। 6:45 बजे सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद शत्रु ने फिर उधर रुख किया। अब की बार उसने दूसरी विधि अपनाई। पहले उसने तोपों और मोटरों से कंपनी पर बेतहाशा बमबारी शुरू कर दी, जो काफ़ी देर चली। हमारी मोर्चों की दीवारें, लोहे की चदरें चिथड़े चिथड़े हो गई। काफ़ी जवान मारे गए, काफ़ी घायल हो गए। शत्रु ने कुछ देर सांस लिया और फिर उसने आग उगलता हुआ पैदल सैनिकों का एक बहुत बड़ा टीडी दल युद्ध में झोंक दिया। बमबारी में रेडियो, टेलीफोन सब बेकार हो चुके थे। मेजर शैतान सिंह ने प्लाटूनों से संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु परिणाम सुखद नहीं रहा। लेकिन सौभाग्य की बात यह रही कि कंपनी के प्लाटून कमांडर अपना काम जानते थे। जवानों का हौसला बढ़ाया। जवान पहले से ही इसके लिए तैयार थे। बोलो दादा किशन की जय के साथ उन्होंने तन मन युद्ध में झोंक दिया। थोड़ी ही देर में युद्ध ने अति भयंकर रूप धारण कर लिया। सहमे हुए चीनी भारतीय वीर अहीरों के जोहर देखते रहे।
काफ़ी देर तक आग उगलते रहने के बाद 7वीं प्लाटून की दाएं ओर से आवाज़ आई, सुरजा साहब, अम्यूनिशन ख़त्म होने वाला है और दुश्मन बहुत नज़दीक भी आ गया है। प्लाटून कमांडर गर्जा, बहादुर जवानों, आज के लिए ही माता ने हमें जन्म दिया था। हम यदुवंशी हैं, देश के लिए हंस हंस कर मरना जानते हैं। बोलो दादा किशन की जय हो, भारत माता की जय हो। कमांडर सुरजा साहब और उसके बचे खुचे कुछ बहादुर सिपाही खंदकों में से निकले और चीनी हमलावरों पर पील पड़े। साहस और शौर्य के साकार प्रतिरूप थे ये अहीर जवान। प्राण जले गए पर यश नहीं गया। 8 प्लाटून कमांडर जमादार हरिराम और उसके बचे हुए वीर अहीर सिपाहियों ने भी ऐसा ही किया। उनका भी यही असर हुआ। मोटर सेक्शन के 9 जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल उनके कमांडर नायक राम कुमार को चीनी उठा ले गए, पर वह उन्हें चकमा देकर निकल आया। 9 प्लाटून के भी बहुत से जवान वीर गति को प्राप्त हुए, पर प्लाटून कमांडर रामचंद्र जख्मी हालत में बच गए। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह अंतिम क्षणों में स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए सख्त घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 18 नवंबर तारीख को कंपनी के 124 लोग युद्ध स्थल पर थे। उनमें से 110 शहीद हो गए, 5 जख्मी हालत में चीनियों के हाथों में पड़ गए, 9 जवान किसी तरह से बच गए। युद्ध में बुरी तरह घायल जमादार रामचंद्र, नायक राम कुमार, सिपाही निहाल सिंह, सिपाही रामचंद्र, जो कि चीनियों से बचने में सफल रहे, उन्होंने पलटन के सीईओ को युद्ध और शहीदों की पूरी दास्तान सुनाई। सीईओ ने ब्रिगेड कमांडर को रिपोर्ट दी, पर दोनों अफसरों ने शायद उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं किया। वे लापता हैं और शायद मारे गए। उनके विषय में बहुत दिनों तक यही कहते रहे, पर 3 महीने बाद जब एक चरवाहे ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वीर सैनिक रेजांगला के मोर्चे पर बर्फ में मरणोपरांत भी डटे खड़े हैं, जाओ ले आओ, तो फरवरी 1963 में वे वहाँ गए। सब लाने वाली पार्टी के सदस्य जमादार किशोरी लाल ने वहाँ जो अजब नज़ारा देखा, उसका विवरण उनके शब्दों में सुनिए। 10 फरवरी 1963 को हम रेजांगला गए। वहाँ जाकर देखा कि भारत माँ के लाडले वीर अहीर अपनी बहादुरी की हालत में ऐसी गहरी नींद में सो रहे थे जो कभी टूटने वाली नहीं थी। वहाँ देखने से मालूम हुआ कि चीनियों ने वहाँ पर इतनी भारी बमबारी की थी कि गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे। बम जो ब्लाइंड हो गए थे उन्हें उठाकर हम लाए। उनका वजन किया तो मालूम हुआ ज़्यादातर बम 80 पाउंड वजन के थे। चीनियों की फायर ताकत का इसी बात से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमें ऐसी कोई लाश नहीं मिली जिसके बदन पर 30 से 35 गोलियां ना लगी हों। यहाँ तक कि जमादार हरिराम के बदन पर 47 गोलियों के निशान मिले। सबके बदन पर नाभि से ऊपर गोलियां लगी थी। इसका मतलब है कि नाभि से नीचे का भाग मोर्चे में था और ऊपर का बदन लड़ने के लिए बाहर था। एक बकर की चादर में मोटर सेक्शन के पास 1191 बम से, जिनमें से 1187 के फायर केस मिले। इस सेक्शन में जब तक चीनी नज़दीक आए तब तक फायर जारी रहा। यह सब नज़ारा देखकर आला कमांडर जार जार रोने लगा और कहा, आज मुझे पता लगा वीर अहीर क्या है। असाधारण शौर्य और आत्म बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र, जमादार हरिराम, जमादार सूरजभान, जमादार रामचंद्र, नायक हुकमचंद, नायक राम कुमार, लांस नायक सिंहराम और सिपाही धर्मपाल दहिया को वीर चक्र और हवलदार मेजर हरफूल सिंह, हवलदार जयनारायण, हवलदार फूल सिंह, सिपाही निहाल सिंह को सेना मेडल दिए गए। वैसे तो रेजांगला के सब शहीद और उनके बचे हुए साथी परमवीर थे, चाहे उन्हें परमवीर चक्र न मिले हों। रेजांगला बैटल के शहादत के स्वर्णिम अध्याय के पार्ट 2 में आपसे इस विश्व के सर्वोत्तम शौर्य के युद्धों में से एक से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानियों, जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूँगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दादा किशन की जय हो, भारत माता की जय हो, जय हिंद।